कार्यक्रम से जुड़े सभी सम्मानित साथियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, नमस्कार। साथियों, आज शासकीय रामचंद्र विश्वनाथ महाविद्यालय द्वारा अंग्रेजी विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। साथियों, आज के बदलते परिदृश्य में अंग्रेजी एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। दैनिक जीवन में हम अपनी मातृभाषा का उपयोग तो करते हैं, साथ ही साथ अंग्रेजी के कुछ शब्दों का और छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग भी करते हैं। हम अंग्रेजी में कही गई बात को समझ तो सकते हैं, परंतु हम अंग्रेजी में उसका रिस्पॉन्स नहीं दे पाते। ये हमारे लिए एक समस्या बन करके आती है, जिसके कारण हमें कुंठा सी महसूस होती है। अंग्रेजी भाषा के बढ़ते प्रचलन के कारण आज ये आवश्यकता महसूस होने लगी है कि हमारे विद्यार्थी न केवल अच्छे नागरिक बने, बल्कि अपने विचार विनिमय अंग्रेजी भाषा में बेहतर तरीके से कर सके, पूरी दक्षता के साथ कर सकें। इसके लिए हमारे द्वारा एक छोटा सा प्रयास किया गया है। प्राचार्य महोदय के मार्गदर्शन में आज हम लर्न टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश विषय पर एक वेबिनार आयोजित कर रहे हैं। इस विषय पर हमारे साथ प्रमुख वक्ता के रूप में आदरणीय प्रशांत जी मिश्रा सर, प्रोफेसर, शासकीय पीजी कॉलेज नीमच, एवं प्रोफेसर डॉक्टर प्रतिभा जी कालानी मैडम, शासकीय सीताराम जाजू कॉलेज नीमच जुड़ेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे मार्गदर्शक एवं प्रेरणा स्रोत आदरणीय प्राचार्य महोदय श्री एन.के. पाटीदार सर आकर दो शब्द कहें। आदरणीय पाटीदार सर अपने विचार व्यक्त करेंगे। साथियों, बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि शासकीय रामचंद्र विश्वनाथ महाविद्यालय मनासा जिला नीमच द्वारा उसके अंग्रेजी विभाग के डॉक्टर जितेंद्र आरुल्या सर ने एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम आयोजित किया है। उन्होंने लर्न टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश विषय पर वेबिनार का आयोजन किया है और यह आयोजन हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थियों और जो भी विद्यार्थी सीखना चाहें अंग्रेजी, उन सब के लिए है। कोई भी इस ऐप से जुड़ करके इसका लाभ ले सकता है। बहुत अच्छा प्रोग्राम इन्होंने आयोजित किया है और इसके लिए मैं अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष और इनके सभी नए साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने ऐसा शानदार प्रोग्राम इस महाविद्यालय में पहली बार आयोजित किया है वेबिनार के माध्यम से। इस वेबिनार के जो हमारे विषय विशेषज्ञ और हमारे ऑनरेबल गेस्ट हैं, दो गेस्ट हैं हमारे। प्रथम डॉक्टर प्रशांत मिश्रा जी, प्रोफेसर और हेड डिपार्टमेंट ऑफ अंग्रेजी, स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नीमच के। इनका मैं पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ प्राचार्य होने के नाते। इसी प्रकार से हमारे द्वितीय विषय विशेषज्ञ और ऑनरेबल गेस्ट हैं डॉक्टर प्रतिभा कालानी मैडम। ये प्रोफेसर और हेड है अंग्रेजी विभाग, श्री सीताराम जाजू शासकीय पीजी महाविद्यालय नीमच में। इन दोनों विशेष विशेषज्ञों का मैं इस अवसर पर बहुत ही महाविद्यालय परिवार की ओर से स्वागत करता हूं और इस आशा के साथ कि इस वेबिनार में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थी, प्राध्यापक साथी और जो भी इससे जुड़े हुए हैं वे सब बहुत लाभ लेंगे और इन विषयों की सेवाओं का लाभ लेकर के अपने विषय में पारंगत बनेंगे, ऐसी कामना मैं करता हूँ। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाता हूँ। पुनः
दोनों अतिथियों का अंग्रेजी विभाग को ओर से बधाई, और इसमें जो नए साथियों जिन्होंने मदद करी इन सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय प्राचार्य महोदय। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे आदरणीय डॉक्टर प्रशांत जी मिश्रा सर को। आप शासकीय पीजी कॉलेज नीमच में अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। आपके मार्गदर्शन में कई छात्राओं ने पीएचडी उपाधि प्राप्त की है। आपके कई शोध पत्र विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं और आप अंग्रेजी की एक पहचान है नीमच जिले की। सो प्लीज वेलकम डॉक्टर प्रशांत जी मिश्रा सर। Honorable Professor Dr. N.K. Patidar ji, Principal of Government Ramchandra Vishwanath College Manasa and patron of this seminar. Dr. Jitendra Arolia ji, convener of this seminar. Dr. Kumawat ji, Dr. Anil Jain ji, Professor M.L. Thakar sir, advisor of this seminar, and lastly, Mr. Pankaj Rasania, Assistant Professor, Department of Chemistry. I am very happy to know that Government Ramchandra Vishwanath College Manasa is going to organize this webinar on learning to communicate in English on 12th July 2020. Manasa is a rural college, and we know that as far as our rural colleges are concerned, they need more communication in English than the urban colleges. In our urban centers, we have proper environment of learning English, but as far as our rural colleges are concerned, they are lacking in proper human resource and other infrastructure as well as the proper environment. So first of all, I congratulate the principal, the organizing secretary for choosing this very relevant topic, that is learn to communicate in English. We know that as far as English is concerned, English is a global language, and therefore we feel the need to communicate in English because we have to communicate with the other countries of the world. English has more geographical coverage than the other languages of the world. It is used in more domains of knowledge than other languages of the world. Maximum library material, research material, etc. is written in English, and it has the largest presence on the internet or the web, and therefore learning of English becomes very important, and that is the relevance of this seminar. Now, as far as learning of English is concerned, and particularly in our rural regions, we have to face a lot of problem in learning English. Our children, they start learning English from 6th class or sometimes from 8th class, and they even graduate. And even after graduating, they are not able to write, they are not able to communicate in English. They are not able to speak few simple sentences, they are not able to write few simple sentences. So that is the problem with our students. And therefore today we want to reflect on this problem so that we will be able to help our teachers and our students in facilitating to learn and to communicate in English. Now, if we compare learning of English with the learning of our mother tongue, we know that we learn our mother tongue very easily. Our children from the age of 2 to the age of 4 or 5,
they become competent in the use of Hindi. They are able to speak Hindi. They are able to understand Hindi. But when it comes to English, after learning English for so many years, our students, they are not able to talk, they are not able to communicate in English. So where lies the problem? The problem lies in teaching methodology, in our curriculum, as well as in our learning techniques. Both the teachers as well as our students, they are both responsible for it. Now, as far as learning English is concerned, first of all, we have to make a distinction between learning a language and studying a language. Generally, we are studying English. We are not learning English. There is a difference between studying something and learning something. For example, if we compare learning English and studying English with learning a car or studying a car or learning swimming or studying swimming, then we will come to know the difference. For example, if you are studying a car, then you are studying the systems, the mechanism, the operation of a car. But if you are learning car, then you are learning how to drive a car. Similarly, if you are learning swimming, then you are learning how to swim. And if you are studying swimming, then you are studying the principles of the floating bodies, or you are studying Archimedes' principle. Now you will understand, can you learn swimming by learning or by memorizing the principle of floating bodies or the Archimedes' principle? Can you learn driving a car by studying the various principles, the various systems, etc., which are behind the operation of a car? The answer is no. You have to practice swimming. You have to practice a car. Similarly, you have to practice English. Generally, in our classrooms, we are taught rules, but we are not provided practice. For learning a language, we need exposure. Just as for learning swimming, you have to jump into a swimming pool. Without jumping into a pool, you won't be able to learn swimming. Similarly, for driving a car, you have to sit before the steering and you have to take the steering in your hand. You have to practice regularly. Then you will be able to learn driving a car. Similarly, for learning a language, exposure is very important. Practice is very important. You have to use a language continuously. Just as when we learn our mother tongue, our children, they are provided proper environment. They are properly exposed to English. They listen English. They also speak in English. And only in 2 to 3 years, they master their mother tongue. They acquire their mother tongue. We don't teach them any rules of grammar. So they learn Hindi unconsciously, without knowing that they are learning something. But in the case of English, in a classroom, we know that we are learning something. We learn it consciously. And we are overburdened with the rules of English. And we feel a type of awe, a type of fear, a type of phobia in learning English. And that phobia is not removed even if we pass our graduation. So that is the problem with most of us. So creating a congenial environment, creating a very friendly environment for our learners is very important, and providing them proper practice in learning different skills of a language, like reading, writing, listening, and speaking. These are the 4 important skills of learning a language. Just as for learning swimming or learning any game, football, cricket, anything, we must learn skills. We have to practice skills. Similarly, we have to practice these skills of language learning also. With the help of these skills, we have to provide ourselves a proper environment, a friendly environment, a proper exposure. So unless we flood ourselves into language, unless we jump into the pool of language, we won't be able to learn English, we won't be able to communicate in English. So we must know that these are 4 important skills
for learning a language. So when we have to learn English, we have to practice these 4 important skills. The first important skill is reading. So reading is a very important skill. So we should read daily. You can read any passage, you can read any story, you can read any blog, you can read a novel, you can read a newspaper. So select the material that is of interest for you. If you are interested in sports, then read a column on sports. If you are interested in politics, then you can read a column on politics. If you are interested in any other subject matter, any other theme, any other content, then try to read some material on that content, on that subject. So through reading, what will happen? You will be able to acquire the required vocabulary. For learning a language, we must have the required vocabulary. It is not necessary to learn the entire dictionary or an entire lexicon, because the words of a language, they are so many, they are infinite, and every day so many new words are also coined. So for our purpose, if we acquire 2,000, 3,000 vocabulary or words, then that is our working knowledge. Through that vocabulary, we can communicate in any language. So those words which are very frequently occurring, which are often repeated, so those words we must learn. So when we read, so many words, they are repeated daily. So when a word is repeated daily through our reading, then that word becomes our friend. So in this way, our friendly vocabulary will be formed. And some of the words, they are not repeated frequently. So those words, they will remain in our unconscious state. And they will come to our conscious state later on, whenever we will listen to them, whenever we will hear them, then suddenly those words, they will come to our conscious state and we will be able to understand them. So through reading, we have to improve our reading comprehension, and we have to improve our vocabulary or our words, because these words, they are the building block of our language. They are the building blocks of our language. So if we are able to acquire sufficient vocabulary, then that vocabulary will help us in our comprehension. That will improve our comprehension or understanding power. We will be able to understand whenever we will read something, whenever we will listen something. Now, the second important skill is listening. So listening is another very important skill. So nowadays, there is a lot of listening material available on the web, on the internet. So you can take help of that material. You can select material according to your choice. If you are interested in some movie, then you can see a movie. If you are interested in some cricket, football, any other type of match, then you can watch that match, and you can also listen to the commentary. So the picture is before you, and when you listen to the commentary, etc., then with the help of the picture, you will be able to understand. So the picture will help you in understanding. So watching movies, matches, cartoons, and so many other things, you can improve your listening faculty. Because for learning a language, it is very important to provide exposure to our ears. You have to provide ear training so that your ears, your auditory organs, they will become accustomed to, they will be in the habit of listening to the sounds or pronunciation of English or of any language. So whenever you provide exposure to yourself through listening, then your hearing apparatus will be trained to understand those sounds or those pronunciation. So listening is very important skill. So listening and reading, these are passive skills. Then there are two active skills. One active skill is writing, and another active skill is speaking. Because communication, it is not only spoken communication. Communication is both written communication as well as spoken communication. Because nowadays in this globalized world, we have to send so many emails, etc. We have to draft a lot of material, etc. So our writing communication should also be good, and our spoken communication should also be good. So we have to practice writing.
So for practicing writing, you have to write daily. Try to write daily. Try to copy something. In the beginning, if you are not able to write on your own, then you should try to copy something, but at least try to write. So when you write, slowly and gradually your writing capacity will improve. Slowly and gradually your writing capacity will improve. So try to write daily. Here our teachers, they will also help you. In a classroom, it is very important for our teachers to include our students in the writing activity. In the writing activity, it is not necessary to teach too much grammar, but we should teach some important rules of grammar, because English, it is not our mother tongue. When we learn our mother tongue, we don't learn grammar. We don't know the rules of Hindi, but we all speak Hindi fluently. But when we learn English, we must learn some of the norms, some of the rules of English, so that when we write English, when we speak English, we will be able to maintain the intelligibility. And we should write correctly, we should speak correctly, so that people will be able to understand us, so that we will be able to maintain the comprehensibility of English. So maintaining the intelligibility and the comprehensibility, that is very important, because if we write incorrect, if we speak incorrect, then people won't be able to understand us. People will be able to understand us only when we write correctly and when we speak correctly. So in order to maintain the intelligibility and the comprehensibility, teaching of some important rules, that is essential, that is important. But we should not burden our students with too much of grammar, because if we teach only rules and rules, then our students, they will only memorize those rules, but they won't be apply those rules when it comes to speaking or when it comes to writing. So integration of rules in our teaching, integration of rules in our learning, that is very important. For example, if our teacher is teaching tense, generally our teachers, they teach tenses, etc. And so many of teachers I know, they are very fond of teaching tenses, because they say that through teaching tenses, we will be able to teach the sentence construction to our students. And we know that learning of vocabulary and learning of correct sentence formation, that is very important for communication. So if you have the necessary vocabulary, if you know the words, then the second important thing is that you must know how to arrange them in a sequence, how to arrange them in a order. But we have to do it in a communicative manner. So if a teacher is teaching tenses, for example, if a teacher teaches present indefinite tense, then he says that we use present indefinite tense when we refer to some regular habit. When we refer to some regular habit, and we use the first form of the verb for present indefinite tense or for simple present tense. Now you have to integrate it. You have to integrate it in your teaching. So how to teach a tense in a communicative manner? You can put some questions to your students about their regular habits. You may ask your student, what do you do in the morning, Mohan? Then ask him to reply. He will say, sir, I water my plants in the morning. Then you can ask another student, what do you do in the morning, Sohan? Sir, I play football in the morning. What do you do in the morning, Geeta? Sir, I do yoga in the Geeta. What do you do in the morning, Shyam? Sir, I first read newspaper in the morning. So I read newspaper in the morning, I play football in the morning, I water my plants in the morning. So all these sentences, they are based on present indefinite. So in this way, you can teach present indefinite communicatively. Similarly, you can also teach present continuous in a communicative manner. We use a progressive tense or a continuous tense when we refer to an ongoing activity. So you can put some questions about the ongoing activities. You can ask your students, what are you doing just now? Then some of your students will reply, sir, I am listening to your lecture. Sir, I am listening to your lecture. Some other may reply, sir, I am taking notes. Somebody will say, sir, I am sitting and listening to your lecture. Some other will reply that I am
watching you, sir. I am looking out of the window, sir. Sir, I am thinking about my father, sir. So there may be different types of answers. So in this way, you have to elicit answers from your students and you have to involve your students in the communicative activity. So by involving your students in the communicative activity, not only you will be able to teach some rules to them, but you will be able to improve their communicative faculty also. So we have to integrate teaching of rules into communication. Now there may be so many other activities because we can't teach rules in isolation. If we are teaching rules in isolation, then we are not teaching a language. We are not teaching a language, and our students won't be able to learn a language. There will be only a one-sided affair. So we have to involve them in different types of activities, and all these activities should be based on their personal experience, on the content, on the subject matter with which our students are familiar. Generally, we teach English and we teach so many poems, prose, stories, etc., which are not at all related to the environment of our students. And therefore, our students, they are not able to understand those poems, stories, prose, that material which is totally foreign, which is totally alien for them. So we have to select only that material, that content that is familiar with the environment of our students, so that our students will feel friendly. So you can involve the students by creating some activities in the classroom. For example, you can have some complementing activities when you are teaching them writing. You can ask them to complete a sentence. You can ask them some questions. Who is the Prime Minister of our country? Who is the Chief Minister of our province? Who is the principal of our college? Who is the librarian of our college? Who is the sports officer of our college? Then ask them to reply to these questions. They will say that Mr. N.K. Patidar is the principal of our college. They will answer that Mr. Jitendra Arolia ji is the head of the Department of English. So ask them to reply, to complete these sentences, So you can involve them in such type of complementing activities. Secondly, you can involve them in some other types of activities. You can ask them to substitute different descriptive words. We can involve them in substituting activities. We know that we use so many describing words, attributing words, or we call them adjectives. So instead of directly calling them adjectives, because we don't want to load our students with this jargon or technical terminology of grammar. So instead of loading them with the technical terminology of grammar, we should teach them in a very simple manner by saying that these are the descriptive words like lovely, intelligent, interesting, etc. These descriptive words are used to describe a noun. And we can ask them to substitute some of the descriptive words. For example, ask them to use the descriptive words for your principal. The principal of our college is very hardworking, is a very hardworking person. Now ask them to substitute this descriptive word hardworking by another descriptive word. So they may say he is a very intelligent person. Another will say he is a very honest person. Another will say he is a very competent person. So in this way, you will be able to teach them some descriptive adjectives, some more words. Similarly, you can also teach them some descriptive adverbs. For example, if somebody is a good teacher, so you can ask, how does he teach? If somebody is a good speaker, then you can ask, how does he speak? He speaks clearly, he speaks audibly, he speaks fluently. So fluently, audibly, clearly, these are the adverbs. These are another type of descriptive words. They are describing the verbs.
So we can teach such type of descriptive words. We can involve our students in such type of substituting activity. Ask them to substitute one word by another similar type of. Similarly, parallel activity. You can provide one sentence to your student and you can ask your students to create the same type of sentence. So by providing one sentence, if you ask the students to provide the same type of sentences, you can select sentences from advertisements also in order to create some interest in your classroom. For example, you can take a famous advertisement, Nokia connecting people. Then ask the students to create the same type of a sentence about your college. So the students will say Ramchandra Vishwanath College, enriching the generations. Somebody will say enlightening the generation. Somebody will add something more. So in this way, they will be able to create parallel type of sentences. Similarly, you can ask your students to create long sentences by combining simple sentences into complex or compound or long sentences. For example, you can ask some questions about your principal. Who is the principal of your college? They will say, Mr. N.K. Patidar Ji is the principal of our college. Then you can put another question. Okay, what does he teach? He teaches commerce. He is a professor of commerce. Then you may ask students to add something more about the life of your principal, about the behavior of your principal, about the hobbies of your principal. They will add more and more. And then you can ask them to combine all these sentences. So they will combine a sentence by saying that Mr. N.K. Patidarji, professor of commerce, is a very hard-working person. He is a very intelligent person. He is a very regular person, very punctual person, etc. and etc. So in this way, you can ask your students to create long sentences by combining these separate sentences. Similarly, you can ask your students to put one sentence into another sentence and to create a very long sentence So we have to involve our students in different types of activities. So if we involve our students in activities, then they will be able to communicate. Otherwise, if we only speak, if we only teach rules, then our students won't be able to communicate. So writing is an important activity. It is an important skill. Now the fourth and the last important skill is speaking. So as far as communication is concerned, we know that communication is more speech and less writing. We speak more than we write. Everybody speaks, but everybody is not able to write. So speech is more important. Spoken communication is more important than written communication. So now speaking, that is a big problem for our students, because most of our students, they feel shy. They are very shy. They are afraid to speak one or two simple sentences. And they think that if they speak wrongly, if they speak incorrectly, then it will be an insult. So we have to remove this phobia, this fear out of the minds of our students. And we have to tell them that whenever we do something, we commit errors. If we are committing errors, if we are committing mistakes, it means that our learning process is in progress. So errors, they are a part of our learning. Though we have to remove errors. Whenever they commit errors, then it is the duty, it is the responsibility of a teacher to correct the students. But we should not humiliate them. We should not insult them, because we have to involve them in the learning process. So if we are able to inspire our students, if we are able to motivate our students, if we are able to create a very good environment in our classroom, then they will participate in different activities. Otherwise, they won't participate
in these activities, and they will remain a passive learner. And if they remain a passive learner, then they won't be able to communicate in English. So for communicating in English, we have to make them active learners. We have to make them active learners. We have to ask them to speak simple sentences, short sentences. For example, you can ask them what the birds do. They will say birds fly. Where do they fly? They fly in the sky. Then you can ask them to create another sentence. They will say that the children are playing. Our children play. Where do they play? They play in the ground. They play in the ground. So ask them similar type of sentences about dogs, about horses, about teachers, about other people. So when they will create such type of simple sentences, small sentences, then they will gain confidence. They will gain confidence. So they have to learn the vocabulary through reading. Then they have to learn the simple word order. If they are able to learn the simple word order, then they will start communicating. And slowly and gradually they will gain confidence. So reading will provide them necessary vocabulary. Then listening will provide them ear training. They will be able to gain the correct pronunciation. Learning correct pronunciation is very necessary, because as far as English is concerned, what is the problem? In English, there is no direct relationship between words and their pronunciation. The spelling is different and the pronunciation is different. There are so many words like tsunami, like psychology, etc. They begin with different spellings, P-S-Y, C-H-O-L-O-G-Y. So the spelling begins with P letter, but it is psychology. Sa, the pronunciation begins with sa, pa is silent. Similarly, T-S-U, the ta sound is silent. We say tsunami. We say tsunami. So we learn pronunciation through listening. And listening is very important. So here we have to take you the different websites. So if we listen to the native speakers of English through the help of these websites, then we will be able to learn correct pronunciation. Learning correct pronunciation is very important. So when we are learning a foreign language, English, so there are so many words, so many nouns, etc. It is very difficult to learn their pronunciation. So here we have to learn the pronunciation through listening to the native speakers. So listening helps us a lot. Then writing. So when we write continuously, writing provides us confidence. Writing gives us confidence. We know that Bacon says that reading maketh a full man, conference a ready man, and writing an exam. In our examination, we are able to write only when we have already written an answer once or twice before. Otherwise, if you have not written an answer, then you won't be able to write in the examination. There are so many students, they come to us and they complain us, sir, I have read a lot, but in the examination I have forgotten everything. I am not able to write anything. कि मेरा तो दिमाग ही सर खाली हो गया, मैं तो कुछ भी नहीं लिखना है. So that is the problem, because now our students, they don't take notes. Neither they take notes in the classroom, and nor they make notes with the help of notes. So you have to read, and then you have to prepare notes. You have to develop the habit of writing also. So you have to develop the habit of reading. That will help you in building good vocabulary. You have to develop the habit of listening. That will help you in acquiring the correct pronunciation. You have to develop the habit of writing. That will help you in building your confidence. And reading doesn't mean only reading passively. So when you read, then reading also makes you think. Reading also makes you think. It makes you reflect on the topic on which you have read something. So reading, it also involves creative reading, critical reading. So whenever you read something and whenever you think in that language, for example, you are reading in English, and if you also think in English, then your language will improve, your communication skill will improve.
So read as well as meditate. And reading also provides us content. It also provides us subject matter. For example, in our classroom, whenever we read a story, now we have some subject matter. And if we do some activity related to that subject matter, if our teacher asks some questions to our students regarding the subject matter or regarding the story or the poem that he has started in the classroom, and if we ask them to provide answers to these questions, he will be able to involve them in the communicative activity. So in reading also, we can involve our students in communicative activities. In listening also, you can provide a passage to your students. In reading, in listening. So when they listen, after listening, then put some questions to them and elicit some answers from them. So in this way, you will be able to test their listening comprehension also. So reading, listening, writing, and speaking. And in speaking, in order to improve our communication, one more thing is very important. We have to speak according to the situation. According to the situation. We are always placed in a particular socio-cultural situation. Even if we are speaking grammatically correct sentence, but if our sentence is not according to the socio-cultural situation, then our sentence will be inappropriate. So we have to speak appropriately according to the different socio-cultural situations. Not only we have to follow the grammatical norms or the grammatical rules, but we have to also follow the socio-cultural norms or the pragmatic rules. For example, if you have to ask somebody about his salary, if you have to ask somebody about the marriage status of his daughter, if you have to ask somebody about his age, then you cannot ask directly because these are the personal matters. These are the personal matters. So if you directly ask somebody about his personal matters, then you are intruding, you are trespassing his personal territory, his personal life, and the person will feel very offended. He may be angry with you. So it is impolite. It is regarded as impolite. So if you have to ask, then you have to ask it in a proper manner. You have to ask it in a proper manner. You may ask, may I know, sir, what is your salary? May I know, when are you going to retire, sir? May I know whether your daughter is married? So you can ask in an indirect manner, not in a direct manner. If you ask in a direct manner, then you are impolite. In English, whenever we make a request in an indirect manner. So by making a request in an indirect manner, you will be able to hedge, you will be able to camouflage the impoliteness. And therefore, whenever we make a request, we use modals, and we use modals in interrogative sentence. We ask, will you bring a glass of water for me? Will you please close the door? You can also ask your student directly, Mohan, close the door. Mohan, bring a glass of water for me. But that is not the correct way. If we have to make a request, then use interrogative sentences. Because through interrogative sentences, you are providing an option to your students, to the hearer or to the listener, to say no. So if you provide an option to the hearer, then he won't feel offended. He won't feel offended because you are providing an option. So we have to learn how to speak appropriately also. So speaking appropriately, that is also very important for improving our communicative skills. So this topic, learn to communicate in English. This topic of the seminar, learn to communicate in English. It is very important topic. And for learning to communicate in English, I will say only one or two more things and then I will conclude. One thing is, whenever we have to learn to communicate, number one, we must know what to communicate. And secondly, just now I have said how to communicate.
So how to communicate comes later. First, we must know what to communicate. If we don't know what to communicate, if we don't know the message, if we don't have the idea, if we don't have the concept, then we won't be able to communicate. So in order to communicate, first content or the subject matter is very important. So whenever we teach communication to our students, a teacher should provide the students some content, some subject matter, and then the teacher should involve the students in communicative activity. So what to communicate comes first, and then how to communicate comes later. How to speak, the manner or the style in which we have to speak, that comes later. First, we must have some subject matter. If we have the subject matter, if we have the content, then we will be able to write, then we will be able to speak. If we don't have the content, don't have the subject matter, then we won't be able to speak, we won't be able to write. So here our teachers, they should help the students with the content. They should provide them some simple content, and then they should involve them in different types of communicative activities. So thank you very much for inviting me to address this webinar. I hope that this webinar will help our students in improving their communicative faculty, and our students, they will involve themselves in different types of communicative activities, and our teachers also. I know that some of the teachers may also be attending this webinar. So our teachers, they will also try to reorient their teaching methodology by involving students in communication in the classroom. So we can learn communication only through communicating in English or communicating in a language. That is the only one way of learning a language or learning to communicate in language. Thank you very much for inviting me to address this webinar. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मिश्रा सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे एक और विषय विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतिभा जी कालानी मैडम को। आप शासकीय सीताराम जाजू कन्या महाविद्यालय नीमच में अंग्रेजी विभाग की विभागाध्यक्ष हैं और निरंतर कई वर्षों से आप विद्यालय में सेवारत हैं। आप बोर्ड ऑफ स्टडी ऑफ इंग्लिश विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन और बोर्ड ऑफ स्टडी ऑफ इंग्लिश देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर की सक्रिय सदस्य हैं। आपके कई शोध पत्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। आप भी जिले की एक शान है। अंग्रेजी विषय में आपने एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। सो प्लीज वेलकम डॉक्टर प्रतिभा जी कालानी मैडम, प्लीज। Hello everybody, and as I have been introduced, I am Dr. Pratibha Kalani. Here I have been invited to speak on communication with English language, और मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है इस इनविटेशन से कि मुझे इसके लिए ये दायित्व सौंपा गया। इसके लिए मैं I'm very thankful to the principal of Government Ramchandra Vishwanath College, Manasa, Dr. N.K. Patidar. He has been a very good colleague of mine, senior professor of mine, and he has always bestowed his blessings on me, and I am highly thankful to him, grateful to him that he has given me this opportunity for communicating with you all through this platform of Manasa College. And I am also thankful to Dr. Jitendra Arolia, who has taken pains to organize this webinar. It has been a really a tough task, and he has shown mettle on that.
and has designed and coordinated with this webinar, coordinated with all of us, the principal and the speakers and the children, students all over the district. So I am especially thankful to him, and also thankful to all the members of the organizing committee who have coordinated with Dr. Arolia in this mission, in this venture rather. And I'm happy to be able to communicate with you all and share whatever I know, whatever little I know, I wanted to share with you, and I've got this opportunity. I'm very, very thankful, highly thankful to the college staff and the college administration for it. Thank you so much. So let's start with our lectures, and I'm going to tell you about why you should learn English and how you can learn English. आप इंग्लिश कैसे, आपको क्यों सीखनी चाहिए, और आपको मैं ये भी कुछ स्टेप्स बताऊंगी कि कैसे सीख सकते हैं आप लोग इंग्लिश. तो लेट्स स्टार्ट. पहले ये बताती हूँ कि आप इंग्लिश, आप लोगों को इंग्लिश क्यों सीखनी चाहिए. नॉर्मली ये क्वेश्चन सभी बच्चों के पास आता है कि हमें इंग्लिश क्यों सीखनी है, इंग्लिश हमारी भाषा नहीं है, इंग्लिश हमें गुलामी की याद दिलाती है, ब्ला ब्ला ब्ला. बहुत सारे ऐसे रीजंस दिए जाते हैं जिससे आपको रोक दिया जाता है इंग्लिश सीखने के लिए. लेकिन मैं आपको रीजंस देती हूँ कि आपको इंग्लिश क्यों सीखनी चाहिए. पहला रीजन तो, और ये रीजन आप सबको दें कि आप में भी ये कॉन्फिडेंस हो कि ये एक तो नेशनल कम्युनिकेशन में हेल्प करती है, और आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जहां संसार सिमट गया है और एक दूसरे के से उसका कम्युनिकेशन होता है, तो उस ग्लोबल सिनेरियो में इंग्लिश लैंग्वेज बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है. चाहे हम पसंद करें या ना करें, पर आज के सिनेरियो में ये इम्पोर्टेंट हो गई है. दूसरा रीजन है कि इंडिया इज अ मल्टीलिंगुअल कंट्री, बहुभाषीय देश है हमारा. तो ऐसे बहुभाषीय देश में हमें कम से कम 2 भाषाएं तो आनी ही चाहिए, इंग्लिश और हिंदी. इंग्लिश इसलिए हम ले लेते हैं कि हम इतनी सारी भाषाएं नहीं सीख सकते हैं, और इंग्लिश इसलिए भी ले लेते हैं कि हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में पूरे अक्रॉस द स्टेट गवर्नमेंट ने टीचर्स प्रोवाइड किए हैं आपको, तो आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए. जब वो इतना खर्चा कर रही है गवर्नमेंट, तो मैं नहीं समझती कि वो बेवकूफ है जो खर्चा कर रही है. तो आपको सीखनी चाहिए, उसका लाभ लेना चाहिए, बजाय ये सोच करके कि मैं क्यों सीखूं, हम क्यों सीखें, हमारी भाषा नहीं, फला फला. नेक्स्ट, आज के सिनेरियो में जब पोस्ट पैंडेमिक पीरियड होगा, यानी जब कोविड-19 के बाद इंडिया वापस उभरने लगेगा, तब आप सोचिए कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो चाइना से डीस्टैब्लिश होंगी, वो वापस यहाँ, वो उनमें से कुछ तो हमारे गवर्नमेंट यहाँ लेकर आएगी. तो ऐसे में जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं, और क्योंकि अधिकतर कंट्रीज में इंग्लिश, एलिमेंट्री नॉलेज इंग्लिश का कम्युनिकेशन के लिए, चाहे वो जापान हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे चाइना हो, सब में इंग्लिश तो कहीं ना कहीं यूज हुई है, एलिमेंट्री ही सही. लेकिन उनको अपना मार्केट कैप्चर करना है, अपने आप को एस्टैब्लिश करना है, तो वो इंग्लिश को यूज कर रही है. तो हमें भी इंडिया में इंग्लिश को यूज करना चाहिए. इस संकीर्ण मानसिकता से निकल जाइए कि हिंदी ही हमारी भाषा होनी चाहिए. भाषा सिर्फ संप्रेषण के लिए होती है, अपने विचारों की, अपने इच्छाओं की, अपने इमोशंस की, अपनी थॉट्स की. इसके अलावा भाषा को बहुत ज्यादा ऐसा स्ट्रॉन्ग मुद्दा नहीं बताइए कि इंडिया भी टूटे और हमारा भी कोई काम ना हो. फिर नेक्स्ट जो है रीजन, इंग्लिश को आपको क्यों सीखना चाहिए, क्योंकि आज जितना भी कंप्यूटर से नॉलेज हमको मिल रहा है, ऑनलाइन नॉलेज, उसमें अधिकतर
हमारे पास नॉलेज कैसे आ रहा है? इंग्लिश में आ रहा है। तो हम वो नॉलेज ले करके डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे लोगों के लिए क्या सही क्या नहीं। पहले जमाने में हमको जो सामने वाले ने परोस दिया हम वो मान लेते थे। आज हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम खुद जाने कि हमारे लिए, हमारी जमीन के लिए, हमारी खेती के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए क्या अच्छा क्या बुरा है और कितना अच्छा और कितना बुरा है। तो उसको जानने के लिए हमें ओपन होना पड़ेगा, एक से दूसरी भाषा को जानना पड़ेगा। सिर्फ एक भाषा से काम नहीं चलेगा। और इससे हम एक लोगों से कनेक्ट तो होंगे ही, वी विल कनेक्ट विद अदर्स, बट इट विल ऑल्सो सेफगार्ड अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये भी ध्यान रखें कि जब आप सामने वाले की भाषा जानते हैं तो आप वो क्या उसके इंटेंशंस हैं, इरादे हैं, आप उसको भांप सकते हैं और आप उसके प्रॉस एंड कॉन्स को देखते हुए अपने डिसीजंस ले सकते हैं। इसलिए आपको भाषा सीखनी चाहिए कि कम से कम आप यंग जनरेशन तो सीख जाए एक से दूसरी भाषा। आपको दूसरी इंग्लिश की जगह दूसरी कोई भाषा सीखनी है वो सीखिए, लेकिन यू मस्ट नो मोर देन वन लैंग्वेज। इंग्लिश आपको इजीली अवेलेबल हो रही है इसलिए वो इंग्लिश सीख लीजिए, नहीं तो आपको जो अवेलेबल, आपके पड़ोस में कोई मराठी रहता है मराठी सीखिए, तमिल रहता है तमिल सीखिए। बट यू मस्ट नो, आप देखते हैं कि मुंबई के लोग 3-3 4-4 भाषाएं सीखते हैं, साउथ इंडिया के लोग उनको 3-3 4-4 भाषा, उनको हिंदी भी आती है, वो आपके सामने नहीं बोलते हैं हिंदी, लेकिन वो आपकी सारी इंटेंशंस जानते हैं, इसीलिए वो आपसे सुपीरियर हो जाते हैं, कई बार तो भारी पड़ जाते हैं आप पर। सो डोंट हेजिटेट, आप इंग्लिश सीखिए। और इसलिए नहीं कि आप इंफीरियर फील करते हैं इंग्लिश के बिना, इसलिए कि आप दूसरों से बराबरी में, मतलब आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, इसलिए सीखिए। नेक्स्ट, अब आपके सामने एक प्रॉब्लम आएगी, इंग्लिश सीखने के समय हमारे सामने आती ही है नॉर्मली, मैं एज इंग्लिश टीचर भी कई बार महसूस करती हूँ कि ये एक प्रॉब्लम है कि जब हम आज के ग्लोबल सिनेरियो में हमारे पास वैरायटी ऑफ इंग्लिश आती है, स्पेशली 2 टाइप की इंग्लिश हमको सुनने में आती है, अमेरिकन और ब्रिटिश, फिर उसके अलावा ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश है, कैनेडियन इंग्लिश है। पर आप ये ध्यान रखिए हमारी इंडियन इंग्लिश की अलग वैरायटी है, हमें इंडियन इंग्लिश सीखनी है। इंडियन इंग्लिश वो इंग्लिश जो पूरे इंडिया में बोली जाती है, वो इंग्लिश जो जिसका एक्सेंट, जिसका उच्चारण ही इंडियन है। आप देखिए कि जो अमेरिकन और ब्रिटिश एक्सेंट होते हैं उनमें बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं, फ ह की आवाज आती है। इंडियन इंग्लिश में आपको वो नहीं सुनाई देगी, एंड इट इज वेरी क्लोज टू योर ओन लैंग्वेज, वो आपकी लैंग्वेज से बहुत करीब है। तो आप इंडियन इंग्लिश बोलिए, ऐसी इंडियन इंग्लिश जो इंडिया के लोग तो कम से कम समझ सकें। अगर आप उसमें रीजनल टोन ले आएंगे तो आपकी इंग्लिश फिर इंडिया में ही नहीं समझ में आएगी। तो इंडियन इंग्लिश कह रही हूं मैं, रीजनल इंग्लिश नहीं कह रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ कैसे डिफरेंस होता है कि एक शब्द है कॉलेज, जैसे कॉलेज को कई बच्चे मेरे सामने बोलते हैं कॉलेज, कई बच्चे बोलेंगे कॉलेज। अब आप जब कॉलेज या कॉलेज बोलते हैं, आप यहाँ तक तो सब आपके भाई बहन तो समझ जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप स्टेप आउट करते हैं आप अपने रीजन से, आप दिल्ली जाते हैं, आप बेंगलोर जाते हैं, तो वहां आपको इजीली आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि आप फला रीजन से बिलोंग करते हैं और आपकी एक अलग ही इमेज वो लोग ऑटोमेटिकली बना लेते हैं और वो डिसएडवांटेजेस हो जाता है। तो आप कृपया करके अपनी इंग्लिश अपने तरीके से ना बोलें, जो इंडियन इंग्लिश है उसको बोलें। एक एग्जांपल और देती हूँ, जैसे पंजाबी है, कहीं पंजाब में मैं मुझे एक कोर्स अटेंड करने जाना पड़ा, वो व्यक्ति पंजाबी, उसने प्लेजर को प्लेयर बोलते रहे वो सज्जन, एंड मैं बहुत देर तक समझ ही नहीं पाई कि ये क्या बोल रहे हैं।
तो कई बार हमारा पूरा लेक्चर यूजलेस हो जाता है इंग्लिश जानते हुए भी, क्योंकि सामने वाले का एक्सेंट नॉन इंडियन हो जाता है, रीजनल हो जाता है। जैसे आपको ब्रिटिश या अमेरिकन नहीं समझ में आता है, ऐसे फिर इंडियंस को इंडियन इंग्लिश भी नहीं समझ में आती है। तो डोंट डू दैट, आप प्रॉपर इंडियन इंग्लिश सीखें। अब हम देखते हैं कि क्या क्या हमारे स्टेप्स हो सकते हैं इंग्लिश सीखने के लिए। सबसे पहले तो हेजिटेंसी, जैसे मिश्रा सर ने आपको बोला कि हेजिटेंट नहीं होना चाहिए बोलने में। तो आप इसको इस तरह भी समझ लीजिए कि जब आपने हिंदी या आपकी मातृभाषा सीखी तो कैसे सीखी। जब छोटे थे तब आपने बोलना सीखा, गलत बोला, फिर सही बोला, धीरे धीरे आपने उसको एक्वायर किया। लैंग्वेज इज ऑलवेज एक्वायर्ड, लैंग्वेज हमेशा हम एक्वायर करते हैं, लेते हैं, जन्मजात नहीं आती है। ठीक है, तो आपको कैसे सीखी आपने अपनी मम्मी को सुना, अपने फादर को सुना, अड़ोस पड़ोस में सुना। तो लिसनिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सुनना आना चाहिए। लैंग्वेज जितनी सुनेंगे उतना आप उसका इंटोनेशन, उतार चढ़ाव सीख पाएंगे, उसको कैच कर पाएंगे। तो लिसन टू द लैंग्वेज। तो लिसन कहाँ, वही है कि कहाँ, कौन सी भाषा सीखें, किससे सुने। आपके अड़ोस पड़ोस में तो कोई है नहीं जो भाषा जानता है। आपका सवाल ये हो सकता है। तो आप अब जब नेटवर्क आपके सामने है तो डीडी न्यूज पर जाइए, जितने डीडी के चैनल्स हैं आप उसको सुनिए, उसकी न्यूज सुनिए, उनके उतार चढ़ाव सुनिए। आपको धीरे धीरे वो आने लगेगी समझ में। पहले ही दिन आपको सारी नहीं समझ में आ जाएगी, हो सकता है महीना भर लगे आपको रोज सुनने के बाद, पर यू विल गेट इट। दूसरा, आप ऑल इंडिया रेडियो सुनिए। अभी रिसेंटली इस पैंडेमिक में मुझे एक फायदा ये हुआ कि मैंने रेडियो, मुझे जो मिलता नहीं था सुनने को, मैंने मेरे उसमें डाउनलोड कर लिया ऑल इंडिया रेडियो, और उसमें डिफरेंट चैनल्स हैं। तो एक रेनबो मुंबई करके है, एक रेनबो लखनऊ है। ये दोनों विविध भारती के जो चैनल्स हैं, इसमें जो जॉकी है, रेडियो जॉकी जो एंकर है, वो इंग्लिश कम हिंदी बोलते जाते हैं। गाने भी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों के सुनाते हैं, एक हिंदी का एक इंग्लिश का। पुराने नए सब तरह के गाने हैं, हिंदी इंग्लिश के सुनाते हैं। और बोलने में भी नॉलेज भी पूरा देते जाते हैं, दुनिया भर का नॉलेज देंगे, हिंदी में भी इंग्लिश में भी देते जाते हैं। तो यू कैन लिसन टू देम एंड दे आर वेरी यंग एंड एंथुजियास्टिक। मेरे जैसे ओल्ड नहीं है, वो यंग है, तो यू विल कैच देयर इन यूथ। आप उनकी युवा जो एंथुजियाज्म है, उत्साह है, वो आपके पकड़ में आ जाएगा एंड यू विल लाइक इट। तो आप उसे सुनिए। फिर आप इंग्लिश सीरियल्स देखें, या सीरियल्स में जो इंग्लिश बोली जा रही है अच्छे सीरियल्स में वो सुने। मूवीज देखिए, कुछ अच्छी इंग्लिश मूवीज हैं जिसके सबटाइटल्स भी आते हैं इंग्लिश में, उनको पढ़ते जाएं धीरे धीरे। 2-3 बार अच्छी मूवी लगी, आप 2-3 बार देख लें, तो सबटाइटल्स के साथ देखेंगे तो आपको उसकी प्रोनाउंसिएशन समझ में आएगी। हालांकि वो इंग्लिश मूवीज होती हैं अधिकतर अमेरिकन या ब्रिटिश एक्सेंट के साथ, लेकिन जैसे लाइफ ऑफ पाई है इरफान खान पठान की, आप वो देखिए, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग मूवी। तो ऐसे बहुत सारे इंडियन एक्टर्स के साथ भी मूवीज बनी है, यू कैन सी देम। देन आपको क्या करना चाहिए, लिसनिंग। आपके अड़ोस पड़ोस में कोई दादाजी, नाना जी, ऐसे कोई भी व्यक्ति जो एजेड है, जो इंग्लिश जानता है, उससे बात कीजिए, उसको सुनिए। यू विल लर्न मेनी थिंग्स। लिसन टू प्रोनाउंस। फिर कैसे कोई वर्ड आपके सामने आ गया, उसको कैसे प्रोनाउंस करना है। मैं आज भी अपनी डिक्शनरी देखती हूँ कि ये नया वर्ड है या मैं शायद कहीं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, तो आई गो ऑन टू ऑनलाइन डिक्शनरीज। उनका एक फायदा ये है कि उसमें ये आपकी प्रोनाउंसिएशन भी दी जाती है, कैसे प्रोनाउंस करते हैं। तो आप उसको पढ़िए, देखिए, सुनिए। देन आप जो भी अपनी जो वर्ड्स आपने सुने, आपको पसंद आए, उनको रिपीट करके प्रोनाउंस कीजिए, वर्ड्स को
पिक आउट कीजिए, और कहाँ आप वर्ड्स को, भले ही आप पूरा इंग्लिश का सेंटेंस नहीं बोल पा रहे हैं, आप हिंदी के सेंटेंस में उस वर्ड को डाल दीजिए। अभी जैसे मैं आपके साथ कर रही हूँ कि व्हाट एम आई डूइंग, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोल रही हूँ आपके सामने। तो ट्राई डूइंग दैट, धीरे धीरे यू विल बी एबल टू मेक द होल सेंटेंस। पर कॉन्फिडेंस आएगा, आप 1 शब्द 2 शब्द 10 शब्द जब बोलेंगे और सही बोलेंगे, गलत शब्द नहीं। सुना हमने मैच्योर, बोला म्यूचुअल, तो गलत हो जाएगा। एक शब्द बहुत ज्यादा मिस प्रोनाउंस होता है, हर एक को देखा है मैंने मिस प्रोनाउंस करते हुए, और वो वर्ड है अनाउंस। अलाउंस, अलाउंस, अलायंस अलग वर्ड है, अनाउंस अलग वर्ड है, पर लोग अलायंस और अनाउंस दोनों को मिक्स करके अलाउंस बना देते हैं। तो यू चेक आउट कि ये जो वर्ड बोला जा रहा है, जो सामने वाले ने बोला है, वो सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। ऐसे मिशन, म्यूचुअल और मैच्योर, इन दोनों शब्दों में मिक्सिंग होता है। तो आप लोग चेक कीजिए कि क्या वर्ड सही है। अनाउंसमेंट, आपने अच्छा खासा आपने इंप्रेशन मारा है किसी के ऊपर, और वहां आपने बोल दिया भाई अनाउंसमेंट ये हुआ, तो सारा आपका इंप्रेशन धरा का धरा रह जाता है, क्योंकि आपने गलत प्रोनाउंस कर दिया है। तो यू बी केयरफुल ऑन दैट। देन आप इसके बाद, लिसनिंग के बाद, आपको क्या करना चाहिए, जो टॉपिक आपका, जो सब्जेक्ट आपका है, जो सब्जेक्ट आपको सबसे अच्छे से समझ में आता है, फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री समझ में आता है, तो केमिस्ट्री का जो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, उस टॉपिक को आप इंग्लिश में पढ़ें, क्योंकि आपको टॉपिक समझ में आता है। तो इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको इंग्लिश में एक चीज को कैसे डिस्क्राइब किया जा रहा है, उसी हिंदी वाली चीज को, तो वो आपको धीरे धीरे उससे फील आता जाएगा कि ओके दिस वर्ड इज यूज्ड दिस वे, ऐसे सेंटेंस बनेगा, है ना। तो वो आपको एक बहुत जरूरी चीज है, स्पेशली अगर हिस्ट्री है, सोशल स्टडीज है, ज्योग्राफी है, ये जो आप इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो इससे ज्यादा अच्छी इंग्लिश आती है। देन इसी तरह से आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है या न्यूज पढ़नी है, फिर वो न्यूज आजकल ऑनलाइन मिल जाती है, न्यूज़पेपर की जरूरत नहीं है आपको, तो न्यूज ऑनलाइन ले लीजिए। आपको जो टॉपिक, जो न्यूज सबसे अच्छी इंटरेस्टिंग लगती है, जो आपको लगता है जिससे ये पैंडेमिक चल रहा है, अब इसको आप पैंडेमिक से रिलेटेड जितनी भी न्यूज है आप पढ़ते जाते हैं, सुनते जाते हैं, तो आपको बहुत सारे नए वर्ड्स, अभी आपने सुन लिए होंगे ना बहुत सारे नए वर्ड्स, जैसे पैंडेमिक अपने आप में एक नया वर्ड है। पैंडेमिक क्या, एक ऐसी बीमारी जो पूरे विश्व में फैली हो, वो पैंडेमिक कहलाती है। तो वर्ड आपने सुना पैंडेमिक, ऐसे ही आपने क्वारंटीन, 2-3 वर्ड्स तो आपको ऐसे ही आ गए होंगे, क्वारंटीन, पैंडेमिक, आइसोलेशन। ये वर्ड्स कैसे आए, ये सुन सुन करके रोज यूज हो रहे हैं आजकल, हिंदी न्यूज़पेपर भी यही यूज कर जाते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे शब्दों को जो रिपीटेडली एक ही न्यूज में आ रहे हैं हर रोज, उन वर्ड्स को पिक आउट करते जाइए, यू विल लर्न मोर, यू विल एनहांस योर वोकैबुलरी, आपकी वोकैबुलरी बढ़ जाएगी। फिर आप अगर कोई वर्ड रिपीटेडली आ रहा है, आपको मीनिंग नहीं पता है, तो आप डिक्शनरी में देख लीजिए मीनिंग, एक बार देखेंगे तो आपको हमेशा का याद रहेगा। फिर नेक्स्ट जो आपको क्या करना चाहिए, आप जो बच्चे अभी तक आप लोग जो लोग सीख नहीं पाए हैं प्रॉपर इंग्लिश, वो कितने साल हो गए आप लोगों को, कम से कम 12 साल तो हो ही गए पढ़ते पढ़ते इंग्लिश, है ना। पर आपने अपनी बुक्स नहीं पढ़ी, आपने सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स में इंग्लिश पढ़ी। आपको अपने लेसन्स पढ़ने चाहिए, जो लैंग्वेज के लेसन्स हैं उनको एक सिरे से लास्ट सिरे तक, फर्स्ट वर्ड से लेकर लास्ट वर्ड तक पढ़ना चाहिए, तो आपको इंग्लिश काफी कुछ आ जाती है। तो रीड लिटरेचर, लिटरेचर ही है वो जो आपको लैंग्वेज में मिल रहा है। लैंग्वेज की बुक्स में जो आप लेसन्स पढ़ते हैं, पोएम्स पढ़ते हैं, स्टोरीज पढ़ते हैं, वो क्या है, इंग्लिश लिटरेचर है, इंग्लिश में है। तो
उन्हें पढ़ें एंड यू विल गैदर अ लॉट ऑफ knowledge about English language as such. And now let's learn the basic structure of English language. कुछ मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताना चाहती हूँ डिफरेंसेस हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि अब आप इतने बड़े हो गए, अभी तो 12 साल में आपने बहुत कुछ नहीं सीखा है, तो अब बड़े होने पर आपको जब जल्दी सीखने की इच्छा है तो पहली स्टेज में आपको ट्रांसलेशन मेथड अपनाना चाहिए। पहला यानी इनिशियल कुछ 2-4 महीने आप ट्रांसलेशन मेथड अपनाएं, खुद के सेंटेंसेस बनाएं, उनको जोर से खुद ही बोले। और कोई भी टेंस यूज करते हैं, आपने ग्रामर तो बहुत सीख ली पर उसको यूज करना नहीं सीखा। प्रेजेंट सिंपल टेंस कैसा होता है तो आपको सारे रूल्स पता है, लेकिन उन रूल्स से आपने कभी सेंटेंसेस बनाए नहीं। तो अब जाकर के आप एक स्पेशली प्रेजेंट सिंपल टेंस, सबसे ज्यादा यूज होने वाले ही टेंस वो है, तो आपको कम से कम 1000 सेंटेंसेस तो बनाने चाहिए प्रेजेंट सिंपल टेंस के, 1000 कम से कम। और आप एक बार बनाना शुरू करेंगे ना तो 1000 नहीं, आप 10,000 बना लेंगे सेंटेंसेस। कुछ आपके एफर्मेटिव बन जाएंगे, कुछ आपके नेगेटिव बन जाएंगे, कुछ आपके इंटेरोगेटिव बन जाएंगे, कुछ इंटेरोगेटिव के साथ आंसर्स बन जाएंगे। देयर आर सो मेनी सेंटेंसेस यू कैन ऑलवेज मेक। तो आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस जितना आप थरोली करते हैं, आपको बाकी के टेंसेस उतने ही इजी हो जाएंगे। लेकिन प्रेजेंट सिंपल टेंस आपको कम से कम 1000 सेंटेंसेस बनाने चाहिए। हम लोग सिखाते हैं, आपसे बोलते हैं 10 सेंटेंसेस बनाइए, हमारे पास उतना टाइम नहीं होता कि हम आपसे बोलें 20 और 25 और 100 हम आपके सारे सेंटेंसेस देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे इतने सारे स्टूडेंट्स के। तो क्या है, आप ही को पढ़ना पड़ेगा, आप ही को बनाना पड़ेगा और आप ही को क्वेश्चन करना पड़ेगा कि मुझे ये सेंटेंस नहीं बनाना आ रहा है। चलिए, तो पहले हम ट्रांसलेशन का देखते हैं कि ट्रांसलेशन में आप देखिए बेसिक स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। आप लोग कंफ्यूजन इसीलिए होता है आप लोगों को, हिंदी और इंग्लिश के सेंटेंस स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है। हिंदी में हमारी वर्ब हमेशा लास्ट में आती है ना। आपकी वर्ब जैसे सब्जेक्ट पहले आता है, कर्ता जो है वो पहले आता है, फिर बाकी का सेंटेंस आता है और वर्ब आती है लास्ट में। इंग्लिश में आप हमेशा देखिए कि सब्जेक्ट पहले आता है, फिर वर्ब आ जाती है, उसके बाद आपको जो सेंटेंस में लगाना है वो लगाए। तो फॉर एग्जाम्पल, ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट, वह मार्केट जाता है। हमने यहाँ पे गोज बीच में सेकेंड जगह प्लेस पे ले लिया है, जाने के लिए जाता है, पर यहाँ ये जाता है लास्ट में आया है। फिर आई स्टडी मैथ्स एट नाइट, तो स्टडी पढ़ने की बात करता है, मैं रात में गणित पढ़ता हूँ। अब पढ़ता हूँ लास्ट में आया है, रात में गणित बाद में आया है इंग्लिश में। इंडिया हैज बैन चाइनीज एप्स, तो भारत ने चीनी एप्स बैन कर दी है, तो हैज बैंड ये हमारा वर्ब है और यहाँ पे हिंदी में बैन कर दी है, लास्ट में आया है। Our college was established in 1984, ये was established past simple का passive voice है और यहाँ पर स्थापित हुआ था, ये हमारा लास्ट में आया। तो आप ये देखिए, how will Indians survive without Chinese goods, भारतीय चीनी सामान के बिना कैसे जी पाएंगे बेचारे, हमेशा ही आदत पड़ गई है उनकी, है ना। ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई ना, पर ये गड़बड़ ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, क्वेश्चन है, क्वेश्चन में भी विल सर्वाइव जो है पहले आया, यहाँ पर सीधा बाद में आया, कैसे जी पाएंगे। क्वेश्चंस में भी हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन पैटर्न में भी डिफरेंस होता है, ये भी आप ध्यान रखें। देन आप देखिए नेक्स्ट हम लेते हैं प्रेपोजिशंस। ये दो, एक तो आपको सब्जेक्ट वर्ब का पैटर्न याद रखना चाहिए और दूसरा प्रेपोजिशंस याद रखने चाहिए।
प्रपोजिशंस यानी संबंध कारक जो शब्द होते हैं हिंदी और इंग्लिश में, ये बहुत ज्यादा दिक्कत देते हैं आपको, पर इसी को आप ध्यान में रखें। जैसे प्रपोजिशन इंग्लिश में जो नाउन से वो कनेक्ट हो रहे हैं उसके पहले आते हैं प्रीपोजिशन, उनका नाम ही है प्रीपोजिशन, जो प्रपोजिशन यानी जो पोजीशन में पहले हो, नाउन को, जिस नाउन को कनेक्ट कर रहे हैं दूसरे नाउन से या दूसरे पूरे हिस्से से सेंटेंस के, वो उस नाउन से पहले आते हैं, जबकि हिंदी में वो उस नाउन के बाद में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल, यहाँ टेबल से बुक को कनेक्ट किया है, ऑन है, ये ऑन कनेक्टर है, प्रपोजिशन है, तो ऑन द टेबल, मेज पर, यहाँ पे ऑन द टेबल, पर यहाँ पर क्या हिंदी में मेज पर, तो बाद में आ रहा है हिंदी में। तो जब आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो पर को पहले ले जाए, ऑन, और मेज को बाद में, द टेबल। राइट ऑन द बोर्ड, फिर वही राइट ऑन द बोर्ड, बोर्ड पर लिखो, तो बोर्ड पहले आया हिंदी में और पर लिखो बाद में आया, पर बाद में आया। He eats with a spoon, with a spoon, तो वह चम्मच से खाता है ना, चम्मच पहले आ गया, से बाद में आया, यहाँ with पहले आया, spoon बाद में आया। She is in the house, या in पहले आया, house बाद में आया, वो घर में है, वो घर पहले आया, me बाद में आया। This lecture is for you, ये लेक्चर आपके लिए है, तो for पहले आया, आप बाद में आया, और यहाँ यह लेक्चर आपके लिए है, आप पहले आया, के लिए बाद में आया। तो ये प्रेपोजिशंस पर आप ध्यान दीजिए कि किसके पहले और किसके बाद में आएगा हिंदी इंग्लिश में। और एक इम्पॉर्टेंट जो है, हिंदी में बहुत सारे लोगों को मैंने ये गलती करते हुए सुना है, लिखते हुए भी देखा है, कि हिंदी में हमारा जैसे सेंटेंस है, हमारे महाविद्यालय में 40 कमरे हैं, क्योंकि हिंदी में वर्ब बाद में आ रही है, तो हमारा सेंटेंस सीधा बन जाता है, हमारे विद्यालय में 40 कमरे हैं। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो लोग बात क्या करते हैं, 40 रूम्स इन आवर कॉलेज, है ना, 40 रूम्स इन आवर कॉलेज बोल दिया, पूरा सेंटेंस उनको लग रहा है बन गया, लेकिन यह है जो वर्ब है वो तो आई नहीं, वर्ब तो कहीं आई नहीं इसमें। तो इंग्लिश में क्योंकि वर्ब सेकंड नंबर पर आती है और उससे पहले कुछ आ नहीं सकता, तो हमने यहाँ पर देयर का इस्तेमाल उन लोगों ने शुरू किया, मतलब उनका जो पैटर्न है वो ऐसे ही है, देयर आर। सो देयर से वो लोग सेंटेंस बनाते हैं, इंग्लिश के सेंटेंसेस देयर से बन जाते हैं। सो वो इंट्रोडक्टरी होते हैं, देयर इंट्रोडक्टरी है ये देयर शब्द। यहाँ There are 40 rooms in our college, हमारे महाविद्यालय में 40 कमरे हैं। हिंदी में करने जाएंगे तो उस देयर का कोई अर्थ नहीं आ रहा है, पर इंग्लिश में उस देयर का बिना सेंटेंस बन नहीं रहा है, क्योंकि वर्ब लगाना तो है और वर्ब को हमें सेकंड प्लेस पे भी रखना है। 40 रूम्स इन आवर कॉलेज आर ऐसे भी नहीं बन सकता, 40 रूम्स आर इन आवर कॉलेज ऐसे भी सही नहीं बनता। There are 40 rooms in our college is the right sentence. There are many opportunities for students knowing English. बहुत सारी opportunities हैं, अंग्रेजी जानने वाले छात्रों के लिए बहुत अवसर हैं। फिर हाँ है तो हिंदी में तो बाद में ही आ रहा है, पर इंग्लिश में नहीं आ पा रहा है, इसलिए हमने there are लगाया। There is a mall also in our city, हमारे शहर में एक मॉल भी है, तो एक मॉल भी है, हमने यहाँ लगाया there is। एक मॉल की बात है तो इज लगा दिया। अब ऐसे मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं, हमने बना दिया 4 members in my family। ये सेंटेंस गलत हो जाता है क्योंकि वर्ब नहीं आ रही है, वर्ब के बिना कोई सेंटेंस नहीं बनता है इंग्लिश में, ये ध्यान रखें, वर्ब के बिना सेंटेंस बनता ही नहीं है। सिंपली एक वर्ब होगी तो सेंटेंस बन जाएगा आपका, लेकिन वर्ब नहीं होगी तो कोई सेंटेंस नहीं बनेगा। जैसे हम आपसे कह देते हैं स्टैंड अप, स्टैंड अप, सिट डाउन, तो हमने वर्ब से स्टार्ट कर दिया है, सब्जेक्ट हमारा है, अनस्पोकन सब्जेक्ट है, पर दिखने में वो वर्ब से ही स्टार्ट हो रहा है। तो वर्ब के बिना तो कोई सेंटेंस बनता नहीं है, और आप लोग जब वर्ब खा जाते हैं
पता नहीं क्यों भूख लगती है पर खा जाते हैं आप लोग कई बार अपनी वर्ब्स, तो वर्ब्स ना खाएं. सो वील से देयर आर 4 मेंबर्स इन माय फैमिली. ऐसे ही क्वेश्चन बनाने में भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं इंग्लिश और हिंदी के. तो आपको क्या करना है कि ये सेंटेंसेस आप हिंदी में बनाएं और इंग्लिश में ट्रांसलेट करें. उनको ट्रांसलेट करने के बाद आप एक जैसे सेंटेंसेस बनाएं, जैसे भी हैं 10-20 सेंटेंसेस एक जैसे बनाएं. 2-2 शब्द के सेंटेंस बन सकते हैं. आई गो, आई राइट, आई स्पीक, ऐसे करके प्रेजेंट सिंपल में. और उनको आप जैसे 10 सेंटेंसेस बनाए, आप उसको 3 बार उतनी जोर से बोलें. रीड आउट मन में नहीं करना चाहिए, आप जोर से बोलें उसको जैसे किसी को कह रहे. तो आपके दिमाग में वो फिट हो जाएगा सेंटेंस. आई डू नॉट गो, आई डू नॉट राइट, आई डू नॉट ईट, 3 सेंटेंसेस वर्ड्स का सेंटेंस बन गया आपका. और आपके दिमाग में ये फिट हो जाएगा कि आपको डू लगाना है या डज लगाना है ना. ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में कि आप डू लगाते हैं कि डज लगाते हैं. डू और डज का उतना इम्पोर्टेंस है जैसे कि आप कहें कि मैं जाता है, हिंदी में मैं जाता है कर दिया आपने, है ना. या तुम जातू हूँ, जाता हूँ कर दिया. तो जैसे है और हूँ गलत हो गया, ऐसे डू डज लगाने में इंग्लिश का सेंटेंस गलत हो जाता है. तो इट पिंचेस, इट हर्ट्स द ईयर. जिसको इंग्लिश आती है उसको हर्ट होता है कि ये क्या सेंटेंस बोल रहा है. तो आप इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करें, 10-10 सेंटेंस बनाते जाएं, बोलते जाएं. आपका ग्रुप बना लीजिए 4-5 स्टूडेंट्स का, और फिर सब एक दूसरे के सेंटेंसेस सुने, कुछ नया पढ़े, एक दूसरे से इंटरेक्ट करके अपना अपना नया वर्ड बताएं, नया सेंटेंस बताएं. और कहीं आप लोगों को लगे कि नहीं, ये तो आपके टीचर्स हैं आपके पास, उनसे आप इंटरेक्ट करके सही गलत का डिसीजन करें, बताएं कि ये हमारा सेंटेंस सही है या नहीं. तो इस तरह से आप इंग्लिश सीख सकते हैं और इंग्लिश सीखनी चाहिए. कोई भी आपको डिस्वेड करे, कहे कि कोई जरूरत नहीं है, तो भी आप सीखें, क्योंकि उसको आप रीजंस बताएं क्यों सीखनी चाहिए, कहाँ कहाँ यूज हो सकती है. तो आप बिल्कुल सीखें. एंड आई एम गिविंग यू, मेरा एक लिंक है गूगल क्लासरूम में, बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ इंग्लिश के कर रही हूँ. तो आप वो लिंक में जा करके उस क्लासरूम में ज्वाइन हो सकते हैं, और आपकी मर्जी आए जब आप उस पीपीटी उस वीडियोस को खोल करके पढ़ सकते हैं. किसी भी गूगल में इतने सारे आपको वो मिल जाते हैं आजकल, इतने सारे वीडियोस हैं कि उनको आप सुन करके, रिपीटेडली सुन करके आप सीख सकते हैं इंग्लिश को. सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय side, and I hope you enjoyed this lecture and it was beneficial for you all. All the best. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कालानी मैडम. अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक और वेबिनार के संयोजक श्री जितेंद्र जी आरोलिया को कि वे आए और सभी सम्मानीय साथियों का आभार व्यक्त करें. जितेंद्र जी आरोलिया सर. So thank you very much, Asaniya sir. On behalf of RV College Manasa, I would like to express my profound gratitude to Prashant Misra sir and Dr. Pratibha Kalani madam for their valuable session. And I also thanks to our respected principal sir, Dr. N.K. Patidar ji, for their moral support and guidance. And I also extend my thanks to all participants, faculty members for attending this valuable session. I am also thankful to the entire organizing team, especially Pankaj Rasaniya sir for their support. And thank you all. Thank you very much.